हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हम कैसे आंसर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि नेशनल इनकम को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? तीन। वैल्यू एड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो मैं इस वीडियो में आपको तीनों ऐसे दिखा दूंगा कि अगर आप लिखने बैठोगे तो आराम से 7 या 8 नंबर का आंसर सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि वैल्यू एड मेथड क्या है। तो देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, वैल्यू एडेड मेथड की, वैल्यू एडेड मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है। तो एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू में हम ऐड करते हैं, इसे बोलते हैं वैल्यू ऐड मेथड। वो मेथड जिससे हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू जो ऐड करते हैं, उनसे जब देश की इनकम निकाले तो उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा? इसका मीनिंग, मतलब कि ये वो मेथड है जिसमें हम किसके हेल्प से निकालते हैं? वैल्यू एडेड की हेल्प से हम देश में निकालते हैं इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है इसका? जीडीपी एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इन्हें समझते हैं कि ये होते क्या है, क्योंकि जब ये पूरा फॉर्म लिख दूंगा तो आपको इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो समझना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि आपने एक साल में कितने रुपए की मार्केट वैल्यू पर प्रोडक्शन किया है। मतलब अगर मैंने कोई 10,000 रुपये की सामान बनाया और वो 15,000 में बेच रहा हूँ, तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 15,000। तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया? माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो किसी सामान को बनाने में लगती है, उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्लियर? अब इसके बाद इसे एक्सप्लेन करना है कि अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता तो आपको दो चीज जोड़नी पड़ती है। क्या? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ? इसे एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। आप बोलोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट को दो भागों में बांटा गया है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर सेल्स को भी हमने बांटा दो भागों में। कैसे? पहले समझते ही नहीं दो भागों में क्यों बांटा, क्योंकि भाई जो आपने प्रोडक्शन किया होगा ये तो बेच दिया होगा या आपके पास पड़ा होगा, पक्की बात है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने वैल्यू बताई कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है सेल और चेंज स्टॉक को जोड़ के, और जिसमें सेल नहीं दे रखी होती तो वहां आपको प्राइस की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। किससे? आउटपुट से। जितना प्रोडक्शन आपने किया है तो आपके पास क्या जाएगा? सेल। यही चेंज स्टॉक कैसे निकलता है? अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दिया? माइनस कर दिया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से, तो आपके पास क्या जाएगा? सीधा चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कॉस्ट की कोई वैल्यू होती नहीं है, मतलब इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो ये है आपका चेंज वैल्यू एड मेथड का कॉन्सेप्ट। क्या? कि वैल्यू एड मेथड का कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है, जीडीपीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट वो प्रोडक्शन होता है जिसकी मार्केट वैल्यू पे आपने प्रोडक्शन किया है, जिसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यदि क्वेश्चन में सेल नहीं दे रखा होता तो प्राइस मल्टीप्लाई आउटपुट, और अगर चेंज स्टॉक नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दैट्स इट। इसके बाद इसे एक्सप्लेन करने के लिए आगे लिखोगे आप प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब इसकी सावधानियां, कि जब आप इस मेथड का यूज करोगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो नंबर 1 याद रखना है क्या? इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। जब आप कभी इस मेथड का प्रयोग करोगे तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे हमने तो किया है, लेकिन ढंग से देखो हमने क्या किया? माइनस। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। जब कभी इस मेथड का प्रयोग करोगे तो सेकंड हैंड गुड्स को भी शामिल करते नहीं है। तीसरा पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। कभी भी आप अपने घर के लिए किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हो तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अगर सपोज करो मैंने अपने घर में किसी वस्तु का प्रोडक्शन किया तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन,
फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी वस्तु की जगह किसी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे हाउस वाइफ अपने घर में बर्तन मांज रही है, तो उसे नेशनल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब समझ में आया। तो जब आप इस मेथड को पेपर में लिखोगे तो आपको क्या करना है, पहले वैल्यू एड का मतलब लिखना है कि वैल्यू एड मेथड वो मेथड होता है जो मार्केट वैल्यू पे प्रोडक्शन की जो मार्केट प्राइस होती है और इंटरमीडिएट कॉस्ट के बीच के रेफरेंस से निकाला जाता है। एग्जाम्पल देना तुरंत कि अगर हमने कोई 5,000 की वस्तु 8,000 में बेची तो डिफरेंस कितना है, 3,000 रुपये। ये है हमारा वैल्यू एड। फिर उसको फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना और फिर लिखना है 4 बातें। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद आप लिखना एग्जाम्पल। क्या लिखना, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिखोगे कि सपोज वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है 1,00,000 और इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है 40,000। तो इस केस में आपकी जो वैल्यू एडिड है GDP-MP वो कितना है, 60,000। और इतना करते ही आपका वैल्यू एड मेथड हो जाएगा क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको वैल्यू एड मेथड समझ में आया हो तो हम बढ़ते हैं अब सेकंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब करते हैं दूसरा मेथड। तो देखो तो दूसरे मेथड का सीन ये है कि दूसरे मेथड में, अरे हमारा माइक गिर गया, ऐसा लपेट लो, अब सही है। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड। क्या पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे व्यय विधि बोलते हैं हिंदी में। तो किसी ने पूछा व्यय विधि क्या होती है, तो आप लिखोगे नंबर 1 इसका मीनिंग। व्यय विधि का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब होता है एक साल में हम कितना खर्च कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। एक साल में हम कितना खर्च कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, जिसका फिर फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है GDP-MP इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। क्या फॉर्मूला होता है, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। अब इसको करेंगे एक्सपेंड। कैसे, आपको लिखना पड़ेगा C इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये लिखने के बाद इसे एक्सप्लेन करोगे, एक साल में जितने भी प्राइवेट लोग खर्च करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे, उसे क्या बोलते हैं, C। फिर लिखोगे G इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक साल में जितने भी सरकार खर्च करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे, उसे क्या बोलते हैं, G। नंबर 3 पे लिखोगे I मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे देश के अंदर प्राइवेट लोग, जितना भी गवर्नमेंट, जितना भी बिजनेसमैन, ये सब जितना भी हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आई। और X माइनस M को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक साल के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंस को बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट। तो दोस्तों जब पेपर में आप लिखने बैठे हो इसको, तो पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद ये पॉइंट लिखे, फिर मैंने एक्सप्लेन किया, और इसके बाद यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे सपोज C इक्वल टू 1,000, G इक्वल टू 5,000, I इक्वल टू 4,000, X माइनस M इक्वल टू 6,000। तो तुम्हारा GDP-MP कितना बैठता है, तो आप लिख के दिखाओगे 1 और 5 6, 6 4 10 और 6 16, कितना बैठता है, 16,000। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। फिर लिखोगे इसकी प्रिकॉशन। क्या लिखोगे, प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन मतलब जो आपको वैल्यू एड मेथड की बताई है वही सेम इसमें लिखनी है। पहली कि फाइनल गुड्स, इसमें सिर्फ हमें इंटरमीडिएट गुड्स पर खर्च को इंक्लूड नहीं करते हैं, सेकंड गुड्स के खर्च को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं हम अपने गुड्स के लिए तो करेंगे, सर्विस के लिए करें तो नहीं करेंगे। वो सेम आपको यहाँ पे 4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। और इस तरीके से अगर आप ये समझ लोगे तो आपका इनका एक्सपेंडिचर मेथड भी क्या होता है, कंप्लीट। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। इन 2 मेथड के बाद हमारा तीसरा नंबर मेथड का आता है इनकम मेथड। किसका आता है, इनकम मेथड। और अगर मैं इनकम मेथड को एक्सप्लेन करूँ आपके सामने तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका ये है कि इनकम मेथड को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनकम कितने तरह की होती है। तो अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो इनकम मेथड का सीन ये है कि इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है पहले लिखना पड़ेगा इनकम मेथड क्या होता है, ऑल इन, या ऐसे बोल सकते हो आप, इनकम मेथड वो मेथड होता है जिसमें ऑल या सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम इंक्लूडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
एक्स फैक्टर कॉस्ट, एक साल में जितना भी फैक्टर इनकम, वो इनकम जो हमने कमाई है उसका सम कर दिया जाए तो क्या बन जाता है इनकम मेथड, जिसका फॉर्मूला फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NDPFC इक्वल टू नंबर 1 कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एक साल में जितना भी हम एम्प्लॉइयों के ऊपर खर्च करते हैं वो किस में आता है हमारा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। बाई चांस अगर ये आपको गिवन नहीं होता तो आपको जोड़ना क्या पड़ता है, वेजिस एंड सैलरी, क्या जोड़ना पड़ता है, वेजिस एंड सैलरी, और साथ में जोड़ना पड़ता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सिक्योरिटी, क्या जोड़ना पड़ता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सिक्योरिटी। फिर इसके साथ जोड़ना पड़ता है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या जोड़ना पड़ता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों का जोड़ होता है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। और थर्ड में लिखना पड़ेगा आपको मिक्स्ड इनकम, क्या लिखना पड़ेगा, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ के बनता है आपका इनकम मेथड का कंसेप्ट। जब आप ये तीनों लिख दोगे फिर आपको लिखनी पड़ेगी इसकी प्रिकॉशन, क्या लिखनी पड़ेगी, प्रिकॉशन। मतलब जब इस मेथड को यूज़ करोगे तो क्या क्या याद रखना है, नंबर 1 ट्रांसफ़र इनकम नॉट इंक्लूडेड, ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं, प्राप्त की है, रिसीव करी है, ऐसी इनकम को ये इंक्लूड करते नहीं हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स नॉट इंक्लूडेड। अब आप पूछोगे फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती है, तो वो एसेट्स जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ऐसों से इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री होती है। नंबर 3 की बात की जाए तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। अगर आपने कभी किसी पुराने घर को बेच दिया और उससे इनकम मिल रही है, उसे भी नेशनल में इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 4 इनकम फ्रॉम विनफॉल गेम, विनफॉल मतलब ये जो होता है विनफॉल गेम्स नॉट इंक्लूडेड। ये तो शायद आपको पता होगा, चलो एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एज पर सेक्शन 115BB के अकॉर्डिंग ये सेक्शन है कैजुअल इनकम का, कि जो भी इनकम हमारे देश में कैजुअल इनकम के अंदर आती है उस पर सरकार हमारी 30% टैक्स लगाती है। तो ऐसे ये बता रहा है कि भाई जो भी विनफॉल से इनकम कमा रहे हो, लॉटरी गेम, पजल, हॉर्स एंड कार्ड्स, इन सब से इनकम को नेशनल में इंक्लूड नहीं किया था। तो दोस्त ये मेथड है आपका इनकम मेथड। इस तरीके से मैंने आपको आज 3 मेथड समझाए, पहले वैल्यू एड मेथड, फिर इनकम मेथड और फिर समझाया एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और जहाँ तक हो सके वहाँ तक बच्चों को शेयर करना, ताकि हर एक बच्चा नेशनल इनकम के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं तुम्हें समझाया अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चाहो तो मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखाना चाहूँगा इसमें, या वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं या इसी में सीख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ बढ़े तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिस्टम क्या है, तो टॉपिक लिखा मैंने। अच्छा मैं पहले एक बार चेक कर दूं वीडियो चल रही है नहीं चल रही है। चल रही है भाई। तो भाई किसी ने आपसे पूछा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, तो देखो समझने का बहुत सिंपल तरीका। हम जानते हैं हमारे देश में 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या करा, मैंने जाके किसी दुकान पे खर्च करा तो मेरा खर्चा उसकी इनकम बन गई, उसने किसी और की जाके दुकान पे खर्च करा, अब वही जो पैसा उसकी इनकम था दूसरे का क्या बन गया, इनकम बन गया, उसका खर्चा बन गया, उसने फिर आगे मेरी दुकान में खर्च कर दिया। अब जो उसे पैसा मिला था वो मेरी इनकम बन गई, उसका क्या बन गया, खर्चा। तो ये फ्लो चलता रहता है। हमें ये समझ नहीं आता कहाँ स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे क्या हुआ था इसका एंड। तो ऐसे फ्लो को जिसकी ना कोई शुरुआत होती और ना ही जिसका कोई एंड होता है, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंग्लिश में बोल दो द अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, द अनएंडिंग flow of income and
एक्सपेंडिचर। एक इनकम और एक्सपेंडिचर में कभी ना खत्म होने वाले फ्लो को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसकी ना कोई शुरुआत होती, जिसका ना कोई एंड होता। इतना लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, सपोज करो एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड मतलब परिवार, ये बना के भी आया ना। अब परिवार वाले फर्म में जाता है काम करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बदले में इन्हें क्या मिलती है, पेमेंट। क्या मिलती है, पेमेंट। तो भाई सीधी सी बात है, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि हाउस होल्ड वाले जाते हैं काम करने के लिए फैक्ट्री में, बदले में उन्हें मिलती है पेमेंट। तो इसे बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसी बात को थोड़ा और नॉलेज दूँ तो भाई ये पेमेंट मिलती है, ये दो तरीके से हो सकती है। या तो आपको बदले में क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस मिलेगी, पक्की बात है, या फिर आपको मिलेगी बदले में मनी। अगर आपको मिल रही है गुड्स एंड सर्विसेज तो इसे बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और अगर आपको बदले में मिल रही है मनी तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको बदले में क्या मिल रही है, गुड्स एंड सर्विस, तो इसे क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और बदले में क्या मिल रही है आपको, मनी, तो इसे क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। दूसरी बात, किसी ने पूछा रियल फ्लो क्या होता है, तो ये बोलोगे इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। मतलब कि परिवार और फर्म के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। और जो इनके बीच में मनी का फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। इसमें आपको डिफ़िकल्टीज अराइज हो सकती है, किसकी, बार्टर सिस्टम की। बट इसमें ऐसे कोई बार्टर सिस्टम की अराइज नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर है। ये तो हुआ बेटा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, कि अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में पहला हमारा फ्लो होता है टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या होता है, टू सेक्टर इकोनॉमी। इसमें सिर्फ कौन होता है, हाउस होल्ड और फर्म, जो मैंने ये दिखाया। फिर एक होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। कौन सा होता है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। इसमें कौन होता है, इसमें हाउस होल्ड भी होता है, इसमें फर्म भी होता है, और बीच में कूद पड़ती है इसमें गवर्नमेंट। कौन कूद पड़ती है, गवर्नमेंट। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन ये और ये दोनों हमारे देश की रियल कंडीशन नहीं है। आज के ज़माने में क्या है, फोर सेक्टर इकोनॉमी है। कौन सी है, फोर सेक्टर इकोनॉमी। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, जिसमें हाउस होल्ड भी होते हैं, फर्म भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, और साथ में फॉरेन सेक्टर भी होता है ना। तो इसको बोलते हैं फ्लो को हम क्या, फोर सेक्टर इकोनॉमी। अगर पेपर में कभी भी गलती से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्वेश्चन बहुत बड़ा आ जाए तो कहाँ से हमारे एक्सप्लेन करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, उसका डायग्राम, ये दो तरह की होती है। उसके बाद इनके बारे में लिखोगे दोनों के बारे में। उसके बाद टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम, थ्री का भी, फोर का भी। इतना मटेरियल दे दिया है कि आप आराम से 15 मार्क्स में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब होता है हमारा यूनिट 2 पूरी कवर अप। अब अगर आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि हर एक बच्चे को मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ अपनी वीडियो से। तो भाई अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करना। और जिन बच्चों को चाहिए नॉलेज वो इस पर जुड़े, बिल्कुल पक्का जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को गेन करें, ताकि आप बीकॉम का छोड़ो, अब मतलब आगे भी इसको आराम से क्लियर कर सकें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3 में लेके आपको, ठीक है।